नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश और आज हम फिर बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख का मामला अब और उलझता हुआ नजर आ रहा है और ये राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाने लगा है। लद्दाख के एक प्रमुख नेता ने ये कहकर चौंका दिया है कि पहले वो सोचते थे कि धारा 370 को खत्म किए जाने से लद्दाख का फायदा होगा, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि धारा 370 को खत्म किए जाने के बाद लद्दाख का नुकसान हुआ है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला मुद्दा सामने आ गया है। लद्दाख के लोग लंबे समय से अलग केंद्र शासित राज्य की मांग कर रहे थे, लेकिन अब वो जो हैं केंद्र शासित राज्य का जो अभी का ढांचा है उससे प्रसन्न नहीं है और ये संवेदनशील राज्य जो है वो कई तरह की समस्याओं से घिरा हुआ नज़र आ रहा है। लद्दाख में लेह एपेक्स बॉडी ये एक ऐसा संगठन है जो इस आंदोलन का संचालन कर रहा है। इसके साथ साथ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी है, लेकिन लद्दाख एपेक्स बॉडी से सोनम वांगचुक जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका वहाँ जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। वांगचुक वहाँ भी बहुत ही लोकप्रिय है, उसके साथ पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो लेह एपेक्स बॉडी के सह अध्यक्ष, इसके साथ साथ लद्दाख बौद्ध संघ के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने ये बात कहकर सबको चौंका दिया कि धारा 370 खत्म किए जाने के बाद लद्दाख के लोगों की समस्या बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि धारा 370 जमीन और जीविका की रक्षा करती थी और अब धारा 370 के ख़त्म किए जाने के बाद जो स्थिति है उसमें ज़मीन और जीविका दोनों पर संकट है। ये लद्दाख की बात कर रहे हैं। वैसे मैं यहाँ ध्यान दिला दूँ कि कश्मीर के जो प्रमुख नेता हैं वहाँ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उसके साथ साथ और बहुत सारे जो नेता हैं वो सब धारा 370 खत्म किए जाने का विरोध करते रहे हैं। तो अब ये एक नई बात जुड़ गई है कि सबसे पहले जो लोग जिस जगह से यानी लद्दाख से धारा 370 का विरोध हो रहा था वो अब महसूस करने लगे हैं कि धारा 370 उनके लिए ज़्यादा उपयोगी था। अब क्यों वो कह रहे हैं, ज़रा उस पर हम नज़र डालते हैं। एक तो उनका कहना है कि धारा 370 लद्दाख में ज़मीन और जीविका की रक्षा करती थी। दूसरा है धारा 370 के रहते जम्मू और कश्मीर के लोग भी लद्दाख में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे और अब पूरा भारत लद्दाख में ज़मीन खरीद रहा है। वो ये भी कहते हैं कि बड़े होटल चेन आ रहे हैं जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका छिन रही है। देखिए, लद्दाख में पर्यटन जो है वो सबसे बड़ा उद्योग है और वहाँ छोटे छोटे होम स्टे बने हुए हैं, छोटे छोटे होटल बने हुए हैं, लेह में भी, करगिल में भी, और इसके अलावा बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में भी बहुत सारे छोटे होटल 5 कमरे 10 कमरे के बने हुए हैं जो स्थानीय लोग अब तक चला रहे थे। उनकी थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी और पशुपालन के अलावा जो उनकी आमदनी थी वो इसी से आती थी, पर्यटकों से आती थी, होम स्टे से आती थी। अब उनको लग रहा है कि वहाँ बड़े होटल खोले जाएंगे और उस खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे कि उन जो छोटे होटल वाले हैं उनकी आजीविका जो है वो संकट में है। अब आप देखें कि ऐसा लग रहा था कि ये लद्दाख का जो पूरा आंदोलन है वो अचानक शुरू हुआ, अचानक नहीं शुरू हुआ। चेरिंग दोरजे कहते हैं कि ये करीब करीब 5-6 सालों से, जब से लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाया गया और जब से धारा 370 को ख़त्म किया गया, तब से मामले जो हैं वो उबलने लगे थे और लोगों को जो उम्मीद थी उस समय के अलग केंद्र शासित राज्य बनने के बाद उनकी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा उनका मानना है। खुद चेरिंग दोरजे जो हैं वो बीजेपी को वोट देने के लिए अपील करते थे पिछले चुनावों तक और अब वो विरोध में खड़े दिखाई दे रहे हैं।
अब उनका ये भी कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ पर नौकरियाँ जो हैं वो सृजित नहीं हुई, और जो नौकरियाँ मिल रही हैं वो सब अनुबंध पर आधारित है, और इसे वो कहते हैं गुलामी की तरह है इस तरह की नौकरियाँ। इसके बाद जो और महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हुई हैं उसके बारे में भी उन्होंने अपनी राय दी है। उनका कहना है कि 5 नए ज़िले बनाने की घोषणा की गई, लेकिन ये सब कागज़ पर रह गया। अभी तक डिप्टी कमिश्नर या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। अभी तक डिप्टी कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो हैं वो सिर्फ लेह और करगिल में हैं, बाकी जगहों पे नियुक्ति नहीं हुई है। उनका ये भी आरोप है कि हिल डेवलपमेंट काउंसिल के पास पहले महत्वपूर्ण शक्तियाँ थीं और अब करीब करीब निष्क्रिय हो गई हैं। वो शक्तियाँ ख़त्म हो गई हैं, सरकारी अधिकारियों के पास ट्रांसफ़र हो गई हैं। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने की है कि महाराजा हरि सिंह के समय से, यानी आज़ादी के पहले से, यानी कश्मीर के भारत में विलय से पहले से एक ऐलान नंबर 38 था जिसे रद्द कर दिया गया है। इस ऐलान के ज़रिए बंजर ज़मीन जो है वो स्थानीय लोगों को खेती के लिए देने का प्रावधान किया गया था, तो अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। और उसके बाद एक बात और वो बताते हैं कि वन्य जीवन अभयारण्य जो भी वहाँ हैं, जो 2 वन्य जीवन अभयारण्य हैं, उनके पास सिर्फ 2 कनाल ज़मीन जो है स्थानीय लोगों को होटल खोलने के लिए या गेस्ट हाउस खोलने के लिए दी जा रही है, जबकि बाकी सारी ज़मीन जो है वो बाहर के निवेशकों के लिए सुरक्षित की गई है। 20 से 25 के करीब खनन के ठेके दिए गए हैं, उसको लेकर विवाद चल ही रहा था क्योंकि लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन ठेकों को देते समय या इन खदानों को शुरू करने का जो फैसला किया गया है उसके पहले पर्यावरण की स्थिति क्या होगी उसकी जांच पड़ताल नहीं की गई है। ये सोनम वांगचुक भी लंबे समय से मांग करते रहे थे। तो ये बात बहुत साफ सामने आ रही है कि ऊपर से मामला जितना दिख रहा था उतना आसान नहीं है, बल्कि अंदर अंदर कुछ और बातें भी चल रही हैं जो कि सामने नहीं आई थी। इस बीच आपको पता ही है कि सोनम वांगचुक जो हैं अभी तक जेल में हैं, जोधपुर के जेल में उनको रखा गया है, और केंद्र सरकार जो है उनके अनुपस्थिति में बातचीत करना चाहती थी, लेकिन लेह एपेक्स बॉडी ने अब घोषणा कर दी है कि वो तब तक इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे जब तक कि सोनम वांगचुक को रिहा नहीं किया जाता। ये रिहाई अभी साफ दिखाई नहीं दे रही है। उनका एक प्रतिनिधिमंडल आज भी दिल्ली में आया था, लेकिन इस बातचीत से कोई नतीजा निकला ऐसा नहीं लगता है। और जो बाद में उन्होंने प्रेस को बताया वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे ये लगे कि आंदोलन ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा ये आंदोलन जो है अब एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप भी ले रहा है। कई सारे विपक्षी दलों के नेता जो हैं वो अब सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों के समर्थन में आ गए हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण नाम है राहुल गांधी का, जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के भी प्रमुख नेता हैं। उन्होंने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को गलत करार दिया है और ये कहा है कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि संविधान के जो 6ठी अनुसूची है उसमें लद्दाख को शामिल किया जाना चाहिए। दरअसल ये जो हम बातें कर रहे थे ऊपर कि लद्दाख के लोगों की जो मूल मांग है वो ये कि उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है, उनकी जो प्रकृति है और उनके जीवन की जो शैली है उसकी रक्षा की जाए। और जो 6ठी अनुसूची है संविधान की उसमें इसकी व्यवस्था की गई है। हम आपको ध्यान में दिला दें कि जो 4 हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें कुछ क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू है। ये लद्दाख, पूरे लद्दाख में इसको लागू करने की मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा आरक्षण का मुद्दा भी है। वो चाहते हैं कि आदिवासी जो लद्दाख के हैं उनके लिए आरक्षण बढ़ाया जाए, कम से कम 85% तक किया जाए। आज जो प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में था जिसने सरकारी अधिकारियों से बातचीत की, उसने बाद में इस बात को साफ किया। तो ये बात तो बहुत स्पष्ट रूप से नज़र आ रही है कि लद्दाख
का जो संवेदनशील स्थिति है उसको देखते हुए केंद्र सरकार को तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत है। लद्दाख के साथ चीन और पाकिस्तान दोनों की सीमाएं लगती हैं। लद्दाख में ही करगिल है जहां 1999 में युद्ध हो चुका है। उसके बाद गलवान घाटी में चीन के साथ जो हमारा संघर्ष हो चुका है। तो ये सब देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार तुरंत लद्दाख के लोगों से बातचीत करे और उनकी जो मांगें हैं, जो निश्चित तौर पर भारतीय संविधान के दायरे के भीतर है, चाहे वो पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग हो, चाहे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग हो, चाहे वहाँ नौकरियाँ बढ़ाने की मांग हो, चाहे वहाँ नए स्थापित जिलों को शुरू करने की मांग हो, ये सब इसके साथ जुड़े हुए हैं और ये सब संविधान और भारतीय कानून के भीतर है। इसके साथ ही सोनम वांगचुक पर जो जिस तरह से अधिकारियों का हमला हो रहा है, उनकी जो संस्था है उसके उस विदेशी धन लेने पर रोक लगा है, उसको लेकर भी सोनम वांगचुक बहुत सफाई दे चुके हैं और वो कह चुके हैं कि उन्होंने विदेशों से कोई भी चंदा नहीं लिया है। जो पैसा विदेश से आया है वो उन्होंने जो कंसल्टेंसी दी थी विदेशों में उसकी फीस के रूप में आया है। लद्दाख में इनकम टैक्स लागू नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने जो आमदनी हुई उस पर इनकम टैक्स का भुगतान कर दिया है और उसके अलावा जीएसटी भी जमा कर चुके हैं। ये सब कुछ जो है सरकार की नज़र में है। उन्होंने बताया कि उनको स्विट्ज़रलैंड में आमंत्रित किया गया था, जहां पर कि जिस तरह से भारत में उन्होंने एक आर्टिफिशियल बर्फ़ का पहाड़ बना दिया था, वैसा वहाँ बना करके दिखाएं। तो इसी तरह से कुछ और कंसल्टेंसी उन्होंने दी थी जिसकी फ़ीस के रूप में उनको पैसे मिले और ये सारे पैसे उन्होंने जो वहाँ स्कूल चलाते हैं उनको दे दिए। और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि वो स्कूल जो है बच्चों से फ़ीस नहीं लेता, उनको सबको मुफ्त शिक्षा देते हैं और सोनम वांगचुक उसके लिए अपना धन लगाते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार इस पर तुरंत बातचीत को आगे बढ़ाए और इस मामले का समाधान ढूंढे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया इसे डाउनलोड कर लें। इसके आप हमारे प्रोग्राम जो हैं उनको लाइक करें, उस पर प्रतिक्रिया दें। आप अगर हमसे सहमत नहीं हैं तो भी हम आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं, हम उस पर ध्यान देते हैं और आपकी बातों की गंभीरता को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.